हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास तक एक बेसिक जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है हमने उसको डिस्कस किया था। हम आज से अब डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और कैसा दिखता है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, उसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हम बेसिक बेसिक एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल मतलब होते कौन से एनिमल्स हैं या कौन से प्लांट्स हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इट includes all the protists, animals, plants and fungi। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो बेसिकली कौन से ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं या कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, तो प्रोटिस्ट हुए, एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, फंगस हुआ, ये सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब यूकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, लेकिन जो भी आगे इवॉल्व होने के बाद या जो भी बड़े किंगडम्स हैं या ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के बने हुए हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब एक बार हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस अगर अपन एक बार बात करें तो जो बेसिक डिफरेंस से अगर अपन चलेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट। अब कंपार्टमेंट से हम क्या समझते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। ठीक है, तो उसमें जो भी सामान पड़ा हुआ है वो खुला साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है। जो एक बेसिक एरिया होता है सेल के अंदर का, जो सारा मटेरियल है वो उसी में पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होने की वजह से यूकैरियोटिक सेल में हम कह सकते हैं कि कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 सपोज ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, तो इस वजह से यूकैरियोटिक सेल में जो है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, सबका एक एक एरिया है, सबका एक एक कंपार्टमेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की उसमें कोई कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि हमने देखा था कि उसमें जो भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही खुला पड़ा है। ठीक है, सबकी अलग जगह नहीं है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो
जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल था was lying in the cytoplasm. ठीक है, इसमें अगर अपन देखते हैं तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो भी एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक सेल्स में, जेनेटिक मटेरियल is arranged in form of chromosomes। ठीक है, हमने बात की कि मतलब बेसिक इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंटलाइजेशन हमने देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने देखी, जेनेटिक मटेरियल हमने देखा, और इसमें क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए इसमें क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी। आई एम नॉट टेलिंग ऑल द डिफरेंसेस इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कि हाँ बेसिक यही सारे डिफरेंस होते हैं। वैसे तो इसमें और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की एक बेसिक, तो हम ये देखते हैं कि बेसिक डिफरेंसेस जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में है वो क्या है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि यूकैरियोटिक सेल में मेन जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है कंपार्टमेंटलाइजेशन का। न्यूक्लियर मटेरियल भी जो होता है यूकैरियोटिक सेल में वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल का वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये सब एक थोड़ी बेसिक चीज़ है जो हम इंट्रोडक्शन की तरह टाइम देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं वो सारे आइडेंटिकल नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को ही देख लेते हैं। ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। इसमें ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनल्स होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती। अभी हमने देखा था कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो इंक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। तो अब हम एक बार देखते हैं प्लांट सेल को। दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द मिडल लैमेला, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने देखा था साइटोप्लाज्म, ठीक है। अभी इनमें से जो बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, और राइबोसोम्स, वी कैन नॉट सी इट ओवर हियर, राइबोसोम्स, ठीक है। इनमें से ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम जब देखेंगे कि प्लांट सेल में ये जो बड़ा सा एरिया है दिस वन, ठीक है, ये वाला एरिया, ये है एक वैक्यूल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल का जो मेजर पार्ट है, ऑलमोस्ट 90% जो पार्ट है वो इस वैक्यूल ने ले रखा है।
लेकिन जब हम एनिमल सेल में देखेंगे, वैक्यूल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। सेकेंड जो हम चीज इसमें देखेंगे, सेकेंड जो चीज़ हम इसमें देखेंगे वो होगी सेल वॉल, ठीक है। हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया था कि प्लांट सेल जो होते हैं उसमें सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द एनिमल सेल्स, जब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। We cannot see any cell wall. Plasma membrane is the outermost covering in the animal cells. ये हुआ दूसरा डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस इज प्लांट सेल consist of an organelle जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो प्लास्टिड होता है वो ही अंदर फर्दर डिवाइडेड होता है क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में। ये बेसिस, ये ऑर्गेनल्स होती है जो कलर इम्पार्ट करती है प्लांट सेल्स को, ठीक है। पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल होती है ये, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड 2-3 तरह के होते हैं, ये हम प्लास्टिड्स को डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, लेकिन इफ वी सी इन एनिमल सेल क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, ठीक है। तो ये 3 बेसिक ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं। फर्स्ट वन इज द सेल वॉल, सेकेंड वन इज द क्लोरोप्लास्ट, एंड थर्ड वन इज द वैक्यूल, ठीक है। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनल भी होती है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन प्लांट सेल में नहीं। हर फायदा प्लांट सेल को तो नहीं मिल सकता कि उसी के पास ज़्यादा सामान हो। एक ऑर्गेनल ऐसी होती है जो कि एनिमल सेल में ज़्यादा होती है, एंड इट इज़ एब्सेंट इन यूजुअली ऑल द प्लांट सेल, सेंट्रियोल, ठीक है। एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि सेल वॉल, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स are absent in all the animal cells, but अगर हम सेंट्रियोल की बात करेंगे तो वी कैन नॉट से कि वो सारे ही प्लांट सेल्स में नहीं होती। इट इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। सेंट्रियोल इज यूजुअली ज़्यादातर एब्सेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। जो आई वुड लाइक टू गिव अ सजेशन कि कभी भी जब ऐसी चीज़ें आती है जैसे ऑल, यूजुअली,
इन चीज़ को जब भी हम बुक से पढ़ते हैं उनको हमें रेड लाइन से अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें दैन रखनी होती है। और इवन जब हम एग्ज़ाम्स में भी ऐसी चीज़ें लिख रहे होते हैं तो हमें हमेशा या तो कैपिटल में लिखना चाहिए या डिफरेंट पेन से लिखना चाहिए, सो दैट हमेशा इस चीज़ का एक काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है आगे वाले के ऊपर, जब वो देखता है कि हाँ उसको इन चीज़ों का मतलब पता है कि ये तो जो सारी चीज़ें वो सारे ही एनिमल सेल में नहीं मिलती, लेकिन जो सेंट्रियोल है वो ज़्यादातर प्लांट सेल में नहीं मिलता। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि प्लांट सेल एनिमल सेल कैसा दिखता है। अब जब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे वापस, ठीक है, तो हमने जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें हमने बेसिक ऑर्गेनेल्स को पढ़ा था। उसमें हमने बेसिक ऑर्गेनेल्स को पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में। अब हम उन ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे मेन, दैट वुड बी दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है? जनरली जब हम ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनेल्स जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ऑर्गेनेल्स की जब हम बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली हमेशा डिस्टिंक्ट होती है अपने आप में। ठीक है, जो भी ऑर्गेनेल्स है उसका अपना स्ट्रक्चर है, अपना फंक्शन है, तो हम कभी उनको कंबाइन रूप पे कुछ नहीं बोलते। लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसी होती है जिसको हम कंबाइनली अगर बोले तो हम उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन सब का फंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, मतलब एक के बाद एक चलता है, एक के भरोसे दूसरा चलता है। ठीक है, अगर जैसे हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी फॉर एग्जांपल किसी बेकरी में काम कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अगर एक बेकरी में काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे काम करने के लिए हमारा फंक्शन हमेशा कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। अगर मैं किचन डिपार्टमेंट संभाल रही हूँ, अगर केक को बेक किया है तो कोई एक जन उसको शोकेस में जाके रखेगा, ठीक है, कोई एक जन उस पर नाम लिखेगा, कोई एक उसकी डिलीवरी करेगा। ठीक है, तो सबका काम एक के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड चल रहा है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट चल रहा है कहीं ना कहीं। मैंने बनाया केक तो उन्होंने शोकेस में ले जाके रखा, उन्होंने शोकेस में ले जाके रखा तो किसी का नाम लिखने की नौबत आई और फिर उसको डिलीवरी करने की नौबत आई। तो सबका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, एक के बाद एक चल रहा है, साथ में चल रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी ऑर्गेनल्स होती है जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है और उन ऑर्गेनल्स को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। कलेक्टिवली हम उनको एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते कौन सी ऑर्गेनल्स हैं? तो 4 ऑर्गेनल्स होती हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होती है। फर्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, second one is the Golgi apparatus, third one is the lysosome, fourth one is the
वैक्यूल। ठीक है, ये जो ऑर्गेनल्स होती हैं, इन ऑर्गेनल्स को हम कंबाइनली कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर functions are coordinated। ठीक है, अब हम चलेंगे, अब हम एक एक ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है, क्यों है, क्या काम करती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? ठीक है, एंडो मतलब अपन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। एंडो मतलब इनसाइड। ठीक है, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, एंड रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स हमने डिस्कस किया था, ऐसी कुछ छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, तो it is a network or reticulum of tiny tubular structures that is scattered in the cytoplasm। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में फैली हुई है, स्कैटर्ड है। दैट इज scattered into the साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद में लेट अस सी दिखती कैसी है। ठीक है, it is something a structure like this. I'm drawing a very rough diagram just to make you guys understand.
ठीक है। अब अगर अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इट इज़ अ नेटवर्क या रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट इज स्कैटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब जब ये इतना स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, तो ये क्या करता है कि उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है द साइटोप्लाज्म को। ठीक है, दो एरियाज में। ल्यूमेन को, ल्यूमेन क्या होता है कि कुछ भी एक ट्यूब के अंदर या एक अपन कह सकते हैं कि एरिया होता है, ल्यूमिनल खाली जगह होती है। ठीक है, ये क्या करता है कि उसको दो में डिवाइड कर देता है। ठीक है, it divides the cytoplasm into, इनको ल्यूमेन इसलिए बोला गया, दैट वाज आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ल्यूमेन जनरली क्या होती है कि एक ट्यूब के अंदर की जो अंदर की जगह होती है, सपोज दिस इज अ ट्यूब, तो इसकी आप 3D में इमेजिन करो, तो जो इसकी अंदर जगह होगी ना, अपन उसको ल्यूमेन बोलेंगे। ठीक है, तो it divides the cytoplasm into two compartments. Into two compartments. पहला तो होगा ल्यूमिनल, सेकेंड होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, ल्यूमिनल वो पार्ट होगा जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। दिस इज इनसाइड ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज इन दी साइटोप्लाज्म। जो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है हम उसको ल्यूमिनल बोलेंगे, और जो पार्ट साइटोप्लाज्म में है उस और साइटोप्लाज्मिक पार्ट को हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे। ठीक है, इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ल्यूमिनल एरिया, and outside the endoplasmic reticulum, that is the cytoplasmic area, is known as extraluminal compartment या area। ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो खुद दो टाइप्स का होता है। ठीक है, टाइप्स कह लो या उसके पार्ट कह लो, दो पार्ट्स होते हैं। वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दो पार्ट्स या टाइप। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अब से हम RER लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER। ठीक है, सो the part of endoplasmic reticulum that bears ribosomes
on it is the rough endoplasmic reticulum. The part of endoplasmic reticulum that does not bear ribosome on it is the soft endoplasmic reticulum. ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला पार्ट है, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं इसलिए, और ये पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं हैं, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका नाम ही इसलिए स्मूथ पड़ा है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड होते, छोटे 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 छोटे, और ये स्मूथ अपीयर होता है. कोई ऐसे राइबोसोम्स जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स अटैच नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ अपीयर होता है, इसलिए इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है. ठीक है, आप हमने बात कर ली कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की. जो रफ एंडोप्लाज्म, हमने पहले अभी प्रोकैरियोटिक सेल में जब बात की थी तो हमने पढ़ा था कि राइबोसोम का जो फंक्शन होता है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जहाँ भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा. सो ये चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है याद करने के लिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट हैं, इसलिए वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, और अगर हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसका फंक्शन होगा लिपिड सिंथेसिस का. ठीक है, इसका फंक्शन होगा लिपिड सिंथेसिस का. ओके, अगर हम रिकॉल करने चलें तो विल स्टार्ट के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हमने डिफरेंसेस देखे थे कि यूकैरियोटिक सेल के हमने डिफरेंसेस देखे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल से वो कैसे अलग है. हमने ये देखा कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं, किस किस में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. उसके बाद में हमने जो यूकैरियोटिक सेल है उन प्लांट और एनिमल सेल को देखा कि वो कैसे कैसे होते हैं, किस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है और दूसरे में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती. फिर हम आए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम उसको क्यों कहते हैं और बाकी ऑर्गेनल्स को ऐसा क्यों नहीं कहते, क्योंकि जो बाकी की ऑर्गेनल्स होती है वो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग होता है, अपने आप में यूनिक फंक्शन कर रही हैं वो. लेकिन देर आर सम सेट ऑफ ऑर्गेनल्स, कुछ ऐसी ऑर्गेनल्स हैं जो साथ मिलके फंक्शन कर रही है, जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है. उन ऑर्गेनल्स को हमने कहा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने बात की तो हमने देखा कि कौन सी ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड होती है. तो फर्स्ट वन वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड वन वाज गोल्जी एपरेटस, थर्ड वन was vacuole and fourth one was lysosome. ठीक है, उसके बाद हम आए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. हमने उसका नेम डिस्कस किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या चीज़ है टर्मिनोलॉजी के हिसाब से. एंडो मीन्स इनसाइड,
प्लाज्मिक मीन्स इनसाइड द प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, एंड रेटिकुलम मीन्स अ नेटवर्क, ठीक है। तो एक ऐसा नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब होता क्या, अगर अपन बाय डेफिनेशन देखें या अगर अपन को कभी इंट्रोडक्शन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं कि इट इज अ रेटिकुलम या नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट इज प्रेजेंट inside the cytoplasm और it is scattered inside the cytoplasm, ठीक है। इस स्कैटरेशन की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्म के एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। एक है ल्यूमिनल, दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। तो जो ल्यूमिनल है वो वाला पार्ट है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट है दैट इज द साइटोप्लाज्मिक एरिया, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, ये दो पार्ट्स होते हैं उसमें। फर्स्ट वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इनके ये नाम क्यों पड़े? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वाला पार्ट है जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा बिकॉज इट अपीयर्स रफ because of the presence of ribosome. One more thing that I forgot to mention was कि जो rough endoplasmic reticulum होती है that is continuous with the nuclear membrane, ठीक है। rough endoplasmic reticulum is continuous with the nuclear membrane, ठीक है। अब हमने देख लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल कंटिन्यूएशन में चलती है, प्लस इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा गया है क्योंकि इट बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। थर्ड चीज़ जो है इसका फंक्शन क्या होता है, तो जहाँ पे राइबोसोम आता है वो अपन ने पहले डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है वीकेंड से, तो यहाँ भी राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और तो इसका फंक्शन क्या होगा कि इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, ठीक है। जो अब हम आएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट है जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, जहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, दैट इज द लिपिड सिंथेसिस, ओके। We'll continue the rest of the endomembrane system in the next class. Okay.